चलिए भाई देखिए वाष्प दाब, देखिए वाष्प दाब क्या होता है भैया। देखिए वाष्प दाब समझने से पहले कुछ और समझिए। एक पात्र है, क्या भैया, एक पात्र है, इसमें द्रव है, क्या है, द्रव, जल भरा है, क्या है, जल है। आप इसको जब गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या होगा, वाष्पन बढ़े, वाष्पन की दर बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही क्या होगा आप हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होता है, ये जो द्रव के अणुए हैं इनके बीच गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी ये अणुए आके सतह पर आ जाएंगे। यानी जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी वे अणुए द्रव की सतह पे आने के बाद, द्रव की सतह पे आने के बाद क्या करती हैं, ये वाष्पन में बदल जाते हैं। किसे, वाष्प में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है, वाष्प में। इस क्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं, वाष्पन कह देते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पन। ठीक है, लेकिन क्या होता है, कुछ वायुमंडलीय दाब लगता है। अब में जब वायुमंडलीय दाब लगेगा, या फिर कह सकते हैं जब आप गर्म कर दीजिए, इस पात्र को गर्म कर दिए, गर्म करने के बाद इसमें एक ढक्कन लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एक ढक्कन लगा दीजिए। आई बस में ढक्कन लगा देंगे, जब 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 हीट रहेगा तो जो द्रव है वो वाष्प में तो बदलेगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, उस पर जो दाब लग रहा है, आई बस में फिर संघनन प्रक्रिया चल रही है। संघनन क्या होता है, जब द्रव किस, सॉरी, जब वाष्प जो है गैस द्रव में बदलने लगता है, इसी को संघनन कहते हैं। आई बस में जब द्रव किस में बदलने लगे, जब गैस द्रव में बदलने लगे तो उसे संघनन कहते हैं। तो पहले वाष्पन बढ़ेगा, उसके बाद संघनन बढ़ जाएगा। आई बस में जब संघनन और वाष्पन प्रक्रिया एक समय ऐसी आएगी कि वाष्पन, कौन दिया, वाष्पन पहले बढ़ेगा, उसके बाद संघनन बढ़ेगा। एक समय आएगा दोनों साम्य अवस्था में आ जाएंगे। आई बस में तो वही कहा गया है। अब यहां से इसकी परिभाषा बन जाएगी किसकी, वाष्प दाब की, कि एक निश्चित समय पर, अब में एक निश्चित समय पर, या कह सकते एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, किसमें, साम्य अवस्था में द्रव के अणुओं की सतह पर, द्रव के अणुओं की सतह पर लगाया गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। आई बस में भाई आप कहीं भी खुले वातावरण में अगर मान लीजिए ढका नहीं है, आप नॉर्मली कोई खाना ना बनाते हैं, जैसे आप चावल बना रहे हैं उस पर ढक्कन ढक देते कि नहीं, तो नॉर्मली टेम्परेचर क्या रहता है, हीट रहता है कि नहीं रहता है, हीट रहता है, तो पहले वाष्प बदलता है। लेकिन जो वाष्प बन बन के जा रहा है उस ढक्कन के सतह से टकरा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको दबा रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है, फिर वो गैस को द्रव में बदल दे रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा वो दोनों प्रक्रिया साम्य में हो जाएंगी। वाष्पन की पहले आप हीट बात वाष्पन की दर अधिक थी, बस में जब वायुमंडलीय दाब लगा संघनन की दर अधिक हो गई, फिर दोनों प्रक्रिया धीरे धीरे होती रही, एक समय आएगा इसे बराबर हो जाएगा। जब बराबर हो जाएगा तो यही क्या आ जाएगा, वाष्प दाब। आई बस में तो वाष्प दाब समझ आया भैया, क्या आया। चलिए अगला देखिए भैया, अगला क्या है, वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या भैया, पहला देखिए द्रव की प्रकृति। पहला क्या है, द्रव की प्रकृति, यानी इसमें आप लिख सकते हैं वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला कारक है भैया द्रव की प्रकृति। क्या है, द्रव की प्रकृति। अब द्रव की प्रकृति में क्या है, पहले क्या है इसमें देखिए कुछ समझिए, प्रकृति क्या कहता है, द्रव की प्रकृति क्या कहता है, जिन द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है। पहला पॉइंट इसमें क्या है, जब क्या होगा, जब द्रव के द्रव के अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो इनके बीच क्या होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा अधिक होगी। गतिज में जाना ना, काइनेटिक, अणुओं की गति करने की ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी भैया, अधिक होगी। अब जब अधिक होगी तो ये अणु सतह पे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो इनका वाष्प दाब बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा,
जिनकी यानी जिन अणुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी, उनका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। वाष्प दाब अधिक क्या हुआ, क्योंकि इनके अणुओं के बीच क्या था, आकर्षण बल कम था। आकर्षण बल कम था, इसलिए वो अणुए जल्दी से नीचे से ऊपर चले आए सतह पे। अब बात में जैसे बताया था आपको पेट्रोल, जैसे में पेट्रोल, और क्या था, और आप एक देख सकते हैं इत्र ले लीजिए, या फिर सैनिटाइजर होता है ना, सैनिटाइजर, जो सैनिटाइजर देखिए मारने तो गायब हो जाता है वो ना, तो हाँ वही 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 चीज है। यानी उनके अणुओं के बीच क्या है, जो गतिज ऊर्जा क्या है, अधिक है, और आकर्षण बल कम है। इस कारण वो अणुए जल्दी से सतह पे आते हैं, और सतह पे आने के बाद वो उसमें वाष्प दाब बढ़ जाता है, और तुरंत तुरंत वो किसे बदल जाते हैं, वाष्प में। आई बस में, इसलिए वो टिकते। अब दूसरा पॉइंट क्या भैया, दूसरा पॉइंट क्या रहेगा द्रव की प्रकृति में, जब द्रव के अणुओं के बीच, जब द्रव के अणुओं के बीच, अणुओं के बीच, द्रव के अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। आकर्षण बल अधिक होगा, तो गतिज ऊर्जा क्या होगी मेरे लाल, गतिज ऊर्जा कम होगी। गतिज ऊर्जा कम, ये ऐसे दिखा मैंने कम का मतलब ना, जब गतिज ऊर्जा कम होगी तो वाष्प दाब भी क्या होगा, कम होगा। आई बात समझ में, वाष्प दाब कम होगा। अब वाष्प दाब कम होगा तो वही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। आई बात में, यानी इसमें कौन सा आपका है, इसमें शहद आ जाएगा, क्या आ जाएगा, शहद, शहद, और आपका ग्लिसरीन। देखिए ग्लिसरीन ले लीजिए अपने हाथों पे, वो जल्दी से खत्म नहीं होता, पड़ा रहता ना। और वहीं पे आप सेंट ले लीजिए, सेंट या इत्र ले लीजिए, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा वो। या सैनिटाइज ले लीजिए हाथ में, देखिए आप लॉकडाउन में कोरोना काल में ना तुरंत खत्म। आया समझ में, आया। तो वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक पहले कौन था भैया, द्रव की प्रकृति। एकदम रट जाना चाहिए, रट जा रहा है क्यों, ठीक। मेरा सिद्धांत है भैया, आपको रटना नहीं है, बस रटेंगे तो भूल जाएंगे पक्का। अगला भैया ताप, क्या भैया, ताप का टेम्परेचर। चलिए भैया अब बताइए, ताप बढ़ाने पे क्या होगा, द्रव के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अब बताइए, इसमें द्रव है क्या भैया, मान लो द्रव जल भरा है ना। अब इसको हम हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो इनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ेगी नहीं, तो जब आप हीट करते हैं ना, देखिए द्रव के अणु बहुत ज्यादा पास नहीं होते, थोड़ा पास होते हैं। जब हीट करेंगे तो इनके बंध टूटेंगे, अणुओं के बीच क्या होगी। आप नॉर्मली पढ़ते हैं ना, आप जैसे बर्फ है, बर्फ को तुरंत गर्म करेंगे तुरंत पानी नहीं बदल जाएगा भैया, क्योंकि ठोस है। क्या है, ठोस है। पहले तो कुछ गतिज ऊर्जा क्या देनी पड़ती है, इनके अणुओं को जो बंध बनाया है जल के बीच बंध बनाना, इन बंधों को तोड़ा जाएगा। जब बंध टूट जाएगा तब धीरे धीरे वो द्रव में बदलना शुरू होगा। अब तो पहले आप हीट जब देंगे, इनके अणु क्या होंगे, दूर होंगे, और जब दूर होंगे आकर्षण बल कम हो जाएगा। आकर्षण बल कम हो जाएगा तो ये जो द्रव के अणु नीचे है जल्दी से कहा जाएंगे, सतह पे जाएंगे, और जो सतह पे आए उनका वाष्प दाब अधिक हो जाएगा। यानी ताप में वृद्धि करने से द्रव के अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण इनका वाष्प दाब भी क्या जाता है, बढ़ जाता है। यानी ताप क्या है, समानुपातिक किसके है, वाष्प दाब के। ताप बढ़ेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। ताप घटेगा तो वाष्प दाब भी क्या होगा, घटेगा। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। यानी ताप किसके समानुपाती होता है, वाष्प दाब के। ताप बढ़ाएंगे वाष्प दाब बढ़ेगा, ताप घटाएंगे तो वाष्प दाब घटेगा। आया समझ में। चलिए देखिए अगला हेडिंग, द्रव द्रव विलयनों का वाष्प दाब। यानी द्रव द्रव, देखिए ध्यान देखिएगा, एक पात्र है,
क्या भैया, एक पात्र है, इस पात्र में क्या है, द्रव है, क्या है, द्रव है। और देखिए क्या कह रहा है, माना एक वाष्पशील विलयन में दो द्रव, एक वाष्पशील है, वाष्प समझ रहे हो ना, जिनका वाष्प बनता है, जिनको हीट करने पे वाष्प में बदल जाता है, तो वाष्पशील विलयन में दो द्रव है, एक द्रव ए है और एक द्रव क्या है, बी है, जिनके वाष्प दाब क्या है, ए का, द्रव ए का वाष्प दाब क्या माना गया है, पीए, और द्रव बी का पीबी। तो कह रहा है तो विलयन के लिए कुल वाष्प दाब क्या जाएगा, पी बराबर पीए प्लस पीबी, वही जोड़ देंगे। जैसे अगर देखिए इधर लड़के शांत रहो, अगर कह रहा है कोई द्रव है, दो द्रव का विलयन है, और वो दोनों जो द्रव का विलयन है वो क्या है, वाष्पशील है। अब इसमें तो कह रहा है एक जो ए द्रव है, इसका जो इधर देखिए जो ए द्रव है, इसका वाष्प दाब क्या है, पीए है, और बी क्या है, पीबी है। जो बी द्रव का वाष्प दाब क्या है, पीबी है। तो पूछेगा अगर आपसे कि इस विलयन में कुल वाष्प दाब कितने हैं, तो कुल वाष्प दाब को पी से प्रदर्शित करेंगे, तो पी बराबर का जाएगा पीए प्लस में पीबी। इसी पे भी सवाल लगाए हैं, है ना। अब देखिए, अब यहां से आपका राउल्ट नियम शुरू होता है। क्या शुरू होता है, वाष्प दाब पर ही, क्या, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या कहता है, कहता है निश्चित ताप पर, किस ताप पर भैया, निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित, विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक दाब, देखिए ध्यान समझिए, ध्यान से एकदम राउल्ट करने बैठ जाएगा अभी। देखिए दो द्रव का विलयन है, और दो द्रव के विलयन के लिए ही लागू होगा ये आपका राउल्ट का नियम, सिंगल द्रव के लिए नहीं। ध्यान सुनिएगा, दो द्रव का विलयन ए है और बी है, तो कह रहा है किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर द्रव में उपस्थित किसी एक मोल के आंशिक दाब के क्या होता है, मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। राउल्ट का नियम कहता है ना कि अगर कोई द्रव है विलयन में क्या कोई द्रव है, तो उसका जो आंशिक दाब होता है वो मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती हो। माना क्या है, ए का द्रव का आंशिक दाब किसके समानुपाती है, ए के मोल प्रभाज के। अब इसमें तो यहां से निकलेगा ये पी ए क्या है भैया, वाष्प दाब है, किसका वाष्प दाब है, ए का। अब वैसे ए हम क्या मानते हैं, विलय मानते हैं। अगर इस ए विलयन है तो ए को हम विलय मानते हैं, बी को विलायक मान लेते हैं। अब इसमें यानी विलय का वाष्प दाब किसके समानुपाती है, विलय के मोल प्रभाज के। यही राउल्ट का नियम है, किसी निश्चित ताप पर विलयन में उपस्थित है किसी, या कह सकते हैं विलय के आंशिक दाब के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, या किसके समानुपाती होता है, विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आई बात समझ में। तो यहां से हम लिख लेंगे, तो माना ने क्या माना, किसी विलयन में दो वाष्पशील अवयव है। माना कोई विलयन है, उस विलयन में दो क्या है, वाष्पशील अवयव है। अब वैसे एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो घटक ए का आंशिक दाब पीए है। अब इसमें जो घटक ए डाला गया है उसका आंशिक दाब हमने क्या माना, पीए, ठीक है, और बी घटक का आंशिक दाब क्या है, पीबी है। तो इस प्रकार राउल्ट के नियम से तो क्या पीए क्या है, एक घटक का आंशिक दाब समानुपाती यक्स ए, यक्स क्या है, जीटा है, चाई ना, मोल प्रभाज। तो यहां जब हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे इसका ना, तो आएगा पी नॉट ए, ये शुद्ध ए घटक का आंशिक दाब है, शुद्ध घटक ए का आंशिक दाब। अब बस में इनटू में क्या जाएगा, जीटा ए। अब सुनिए अगला क्या जाएगा भैया, पी ए बराबर पी नॉट ए, कोई दिक्कत ना। एक जीटा के ए के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, क्या रखेंगे, यहां रख सकते हैं एन एक घटक, यानी कहते एक घटक के मोलों की संख्या बटे में और भी है ना, है कि नहीं। फिर लिखेंगे एन ए प्लस में एन बी। ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, जीटा के स्थान में, हाँ जीटा ए के स्थान पर भी लिख सकते हैं। एक फार्मूला ये भी बन गया आपसे। आए बस में। अब आइए घटक बी के लिए भी क्या जाएगा भैया आपका, पी बी
ये समानुपात हटाएंगे तो पी नॉट बी, पी नॉट बी क्या है, शुद्ध विलायक का आंशिक दाब, ठीक है। और यहाँ पे क्या जाएगा, जीटा बी के स्थान में क्या रख सकते हैं हम लोग, एन बी बटे में एन बी प्लस में एन ए, ये आपका बन गया। आई बात में। अब हम कुल वाष्प दाब कैसे निकालेंगे, देखिए यहां लिखा है ना विलयन का कुल वाष्प दाब, विलयन कुल वाष्प दाब हम यहाँ पर रख देंगे, पीए का मान देखिए कहा गया, पीए का मान कितना है, पीए बराबर क्या है ना, यहाँ रख देंगे कि नहीं रख देंगे, तो एक नया फार्मूला बन जाएगा आपका, लिखेंगे कुल वाष्प दाब, कुल वाष्प दाब बराबर को पी से नोट कर देना बराबर, ठीक है। कुल वाष्प दाब क्या पी है ना, तो पी ए के स्थान में हम क्या रखेंगे भैया, देखिए रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, रख सकते ना, तो रखेंगे आपका पी नॉट बी, पी नॉट बी इंटू में पहले ए रखेंगे ना, हाँ पहले इसको रख लीजिए यहाँ पे पी ए प्लस में पी बी ना, अब रखिए तब सही रहेगा, पी बराबर पी ए के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, पी नॉट ए इंटू में जीटा ए ना, प्लस में पीबी के स्थान पे पी नॉट बी इंटू जीटा बी। एक फार्मूला तो आपका ये बनेगा, कोई दिक्कत, एक अगर आप जीटा ए का मान रख देंगे आप, तो पी बराबर हो जाएगा पी नॉट ए, यहां रखेंगे घटक ए के मोलों की संख्या बटे में घटक ए के मोलों की संख्या प्लस में घटक बी के मोलों की संख्या प्लस, ठीक है, प्लस क्या जाएगा आपका पी नॉट बी रहेगा, यहां आपका क्या जाएगा, घटक बी के मोलों की संख्या बटे में घटक बी के मोलों की संख्या प्लस में घटक ए के मोलों की संख्या, एक फार्मूला ये बन जाएगा। आया समझ में? चलिए देखिए ग्राफ देखिए, राउल्ट के नियम का ग्राफ, राउल्ट ने एक ग्राफ खींचा, किसके किसके बीच भैया, इसका देखिए वाष्प दाब और मोल प्रभाज के बीच, आई बात में, किसके बीच, वाष्प दाब और मोल प्रभाज। देखिए मोल प्रभाज इधर बढ़ेगा तो इसका आंशिक दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा, देखिए यहाँ पे एक है ना घटा, यहाँ पे क्या है जीरो है, और देखिए जब यहाँ पे मोल प्रभाज घटा है यहाँ पे भी वाष्प दाब बढ़ा है, नहीं यहाँ पे देखिए, इधर देखिए ये किसका है भैया, एक घटक का मोल प्रभाज, किसका है, एक घटक के मोल प्रभाज, जब एक घटक का मोल प्रभाज क्या है, बढ़ रहा है, तो इसका आंशिक दाब क्या होगा, बस में। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए, ये बी वाला देखिए क्या है, मोल प्रभाज बढ़ा रहा है ना, तो वाष्प दाब भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब तो इधर देखिए एक्स ए है, तो एक्स ए है और इधर क्या है, पी नॉट बी के बीच में खींचा, इसका आंसर किसका, बी के बीच में, और यहाँ जो बी है तो ये ए के बीच ग्राफ खींचा गया है। अब इसमें अब देखिए ये ए है ना, इधर देखिए ये देखिए पीबी है ना, तो पीबी बराबर क्या होगा, पी नॉट बी इंटू में जीटा बी, इसके ये पीबी क्या है, वाष्प दाब, किसका वाष्प दाब, बी के घटक का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, बी के घटक का शुद्ध आंशिक दाब गुणे में, गुणा नहीं इंटू में क्या है, मोल प्रभाज, किसका मोल प्रभाज है, विलायक का, ठीक है। इसके बाद क्या गया, इधर देखिए, इधर जो इसके बीच खींचा गया है एक घटक की, तो एक घटक क्या पी नॉट ए इंटू में जीटा है, तो इनको सब जोड़ कर लिखा गया, तो कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा भैया, पी ए बराबर पी बराबर क्या होगा, पी ए प्लस में पीबी, और पी बराबर क्या होगा, पी नॉट ए इंटू में जीटा है प्लस में पी नॉट बी इंटू में जीटा बी। यही ग्राफ, इसको याद कर लीजिएगा बस, याद करने का तरीका ऐसे दो खींचिएगा, दो लाइन ना, इसके नीचे क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज, ये क्या है जो क्षैतिज वाला क्या है भैया, क्षैतिज में क्या है, इस साइड में मोल प्रभाज लेंगे, ऊपर क्या लेंगे, वाष्प दाब लेंगे। देखिए मोल प्रभाज एक दूसरे के समानुपाती है, मोल प्रभाज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, घटाएंगे तो वो भी घट जाएगा, बस यही है इस पे, आई बस में, यानी देखिए यहां बढ़ा रहे हैं ना, ये बढ़ रहा है आंशिक दाब, आई बस में, यहां देखिए बी का बढ़ा रहे हैं तो ए का बढ़ रहा है, आई बस में, यानी एक दूसरे के समानुपाती है, बस ये जानते रहिएगा। और कुछ आपने खाली आप ये अगर आप इतना ही बना देंगे, ये ऐसे करके ना, ऐसे
या वाष्प दाब लिख देंगे या मोल प्रभाव, बस तब भी सही है ग्राफ। आई बस में बाकी इसके पहले वाले जब डेरिवेशन कर देंगे, P बराबर P नॉट A इंटू में जीटा है प्लस में P नॉट B इंटू में जीटा B, बस वही है, ऊपर लिख दीजिएगा, बस एक नंबर आपको ग्राफ पे मिल जाएगा। तो आया समझ में? हाँ ये एक नंबर का आता है। चलिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, अगला हेडिंग क्या भैया? राउल्ट के नियम, समझ में आ रहा कि बोरिंग लग रही है? राउल्ट के नियम की सीमाएं, राउल्ट के नियम की सीमाएं। पहला सीमा देखिए, राउल्ट का जो नियम होता है तनु विलयन पर लागू होता है। किस विलयन पर? तनु। तनु क्या होता है? पढ़ चुके हैं। किस पर लागू होता है? तनु। तनु विलयन किसे कहते हैं? जिसमें विलय की मात्रा क्या हो? कम हो। चलिए अगला देखिए, और सुनिए, और दूसरा क्या भैया? दोनों एनटीपी पर, कौन टीपी पर भैया? एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी सामान्य ताप दाब पर जो आप घटक डाल रहे हैं, दो द्रव के बीच बोला ना, ए और बी, ये दोनों अवाष्पशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? अवाष्पशील, कि वाष्पशील होने चाहिए। कैसे होने चाहिए भैया? अवाष्पशील होने चाहिए। अवाष्पशील मतलब ये उड़ ना जाए, अगर उड़ने वाले ना हो, नहीं तो वाष्पदाब ही नहीं होगा। अगर पानी पर उड़ जाएगा तो वाष्पदाब होगा? नहीं होगा। और तीसरा सुनिए, ये विलयन में टूट कर, क्या भैया? विलयन में टूट कर संगुणित नहीं होना चाहिए। संगुणित का मतलब ये जैसे नमक डाल दिए, नमक डाल देंगे, संगुणित का मतलब तीसरा पॉइंट क्या भैया? ये विलयन में संगुणित घुलकर, मतलब अगर आप कोई भी चीज डाल रहे हैं, अगर आपको राउल्ट के नियम का फॉलो करना है, अगर आप विलयन में कोई भी चीज डालें तो घुलकर अपने अणु में टूटना नहीं चाहिए, बस ये याद रखिए। बस अगर वो घुलकर टूट जाएगा अपने अणु में तो वहां पे राउल्ट का नियम का फॉलो नहीं हो रहा। आई बस में जैसे आप बहुत चीजें नहीं टूटेगा, चीनी डाल दीजिए, या अवाष्पशील है, उड़ेगा? नहीं उड़ेगा। आई बस में तो ये तीन नियम है। पहला क्या, इसकी सीमाएं क्या है, कहां कहां लागू हो सकता है? विलयन कैसा होना चाहिए? तनु होना चाहिए, और जो उनके जो अवयव होना चाहिए वो अवाष्पशील होने चाहिए, और ये जल में घुलकर संगुणित नहीं होने चाहिए, यानी जल में घुलकर अपने अणु में टूटना नहीं चाहिए। आया समझ में? चलिए अगले हेडिंग भैया, आदर्श तथा अनादर्श विलयन। आज ये खत्म कर दीजिए, राउल्ट का नियम इतने आसानी से नहीं खत्म होगा। अगले हेडिंग क्या भैया?